देखिए आ गया जो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी अयातुल्ला अली खामनेई का जो फ्यूनरल है उसको अटेंड नहीं करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और साफ तौर पे ये बताता है कि पूरे तरीके से एक सदी में जो एक बदलाव होता है वो बदलाव हुआ है ईरान पर थोपी गई इस जंग के जरिए और उस लम्हे को भारत मिस कर रहा है। तब नरेंद्र मोदी ने खामोशी और अब उन्होंने गैर हाजिरी बताकर दिखा दिया है कि किस तरह से भारत की विदेश नीति पूरे तरीके से अमेरिका के कब्जे में है। हाँ, उम्मीद, विकास और समृद्धि जहां रहती है उससे भारत ने दूर होने का फैसला किया है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिस बात की आशंका थी, अंदेशा था, डर था, बिल्कुल वही हुआ। नरेंद्र मोदी ने ईरान का इनविटेशन ठुकरा दिया। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की जिस तरह से तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका और इजराइल ने उनकी हत्या कर दी थी, उनको असैसिनेट कर दिया था, साथ में ही उनके परिवार के ज़्यादातर जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनकी भी हत्या कर दी थी। उसके बाद से अब कई महीने गुजर जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार होना है, उनको दफन किया जाना है। दुनिया की राजनीति में, दुनिया के इतिहास में शायद ये सबसे बड़े फ्यूनरल, सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक माना जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के भाग लेने की बात कही जा रही है। पूरी दुनिया से जो इन्विटेशंस भेजे गए उसमें नरेंद्र मोदी को भी, यानी भारत के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दोनों को भेजा गया। हमारे खित्ते से दोनों बड़े नेताओं को ये इन्विटेशन भेजा गया। भारत ने फैसला किया है कि न सिर्फ के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे बल्कि विदेश मंत्री भी नहीं जाएंगे, विदेश राज्य मंत्री जाएंगी और बिहार के गवर्नर जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। तो जी हाँ, इन 2 लोगों को भेजने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के गवर्नर हैं और साथ ही जो यानी कि जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरीटा, वो दोनों जो खामनेई साहब का फ्यूनरल होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें ज़्यादातर जानकार जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को पिछले करीब 12 साल से देख रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि नहीं जाएंगे नरेंद्र मोदी और इसीलिए प्रवीण साहनी को उस वक्त भी मैंने कोट किया था जब उन्होंने ट्वीट किया था और कुछ ही पलों में आपको मैं उनके कार्यक्रम का एक हिस्सा भी दिखाऊंगी जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे और फिर विस्तार से उन्होंने वीडियो में ये भी बताया कि वो क्यों नहीं जाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन सोचिए आप, कितनी हैरानी की बात है कि पूरी जो ज्यूश लॉबी जिसे कहा जाता है, पूरी जो ये ज़ायनिस्ट लॉबी जो अमेरिका पर जिसका पूरा कब्जा है, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे भारत पर भी पूरे तरीके से कब्जा हो रहा है। वरना आप सोचिए कि एक ऐसे देश के सबसे बड़े नेता, उसके हेड ऑफ स्टेट के फ्यूनरल में ना जाना, जो जीता हुआ कंट्री है, यानी पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया में जितने ताकतवर लोग माने जाते थे, जो देश माने जाते थे, उसका पूरा जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। अमेरिका अब पूरी तरीके से सुपर पावर नहीं माना जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी ताकत को, इजराइल और अमेरिका दोनों को हरा दिया ईरान ने। एक मध्य है, एक मिडिल साइज कंट्री ने हरा दिया। उसके बाद भी, यानी तब नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी को, जब वो अटैक करने जा रहा था इजराइल ईरान के ऊपर, लेकिन अब तो उन्हें पता है, अब तो ज़्यादा अक्ल आ चुकी है, ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा विजडम आ चुका है। उनको ही नहीं, हम सबको, पूरी दुनिया को आ चुका है जिस तरह से लोहे के चने चव्वाए हैं। लेकिन सीधे तौर पर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी का ये फैसला बताता है कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल की गुलामी अब भी भारत कर रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के तौर पर। यानी कि जब अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की गई, तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानूनों, दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए और साथ ही एक आज़ाद मुल्क, एक संप्रभु देश की सरहदों में घुसकर किस तरह से उनके कॉम्प्लेक्स में जाकर जंग के पहले दिन ही ये बर्बर हत्या की गई, उसके बाद से अब तक भी नरेंद्र मोदी जी ने उस हमले की निंदा नहीं की है, उसकी आलोचना नहीं की है। विदेश मंत्री ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे पता चलता हो कि उन्होंने आलोचना की अमेरिका की या इजराइल की। बल्कि हुआ ये कि जब दबाव ज़्यादा देखा गया, जब विदेश सचिव को भेजा गया इरानियन कल्चरल हाउस, और वहाँ डायरी में जैसे तमाम लोग, दर्जनों लोग लिख रहे थे कि हाँ, हमें इस बात का अफसोस है, मिस्री साहब ने भी जाके वहाँ पर लिख दिया कि उन्हें इस बात का अफसोस है। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ ये अभी तक भारत की तरफ से कहा गया है। तो आप ये सोचिए कि उनकी हत्या पर पूरे तरीके से खामोशी
और उनके अंतिम संस्कार पर अब अनुपस्थित थे। ये पूरे तरीके से भारत की विदेश नीति का यानी ये एक फैसला बताता है कि भारत की विदेश नीति किस तरह से अमेरिका और इजराइल के शिकंजे में है, कि एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क ने साम्राज्यवाद को, इंपीरियलिज्म को, जो मॉडर्न एज यानी कि आधुनिक जो साम्राज्यवाद है, मॉडर्न एज इंपीरियलिज्म है, जहां बड़ी ताकतें छोटे देशों को दबाकर और कुचल कर रखने की कोशिश कर रही हैं, किस तरह से उस इंपीरियलिज्म को उसने हराया है और किस तरह से एक बड़े नेता के तौर पर उभरा है पूरी दुनिया के, उस बात को एक्नॉलेज ना करते हुए उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के शिकंजे में फंसे हुए हैं जो लगातार भारत को अपमानित करते रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है वो बात कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई 1 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बाद नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं। आप सोचिए कि जिस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेनाएं भेजकर और हवाई हमले कर कर तबाह करने की कोशिश की एक मुल्क को, उस पूरे खित्ते में शांति को तबाह किया, उस देश के नेता से कहा जा रहा है कि मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप शांति की स्थापना का काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अभी भी आप सोचिए कि पीस डील अपने मकाम पर नहीं पहुंच पाई है ईरान से। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ उसके दौरान, इससे पहले कि प्रवीण साहनी जी को सुनवाऊँ आपको, मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी देखिए ईरान का पलड़ा कितना भारी है। अभी जो खबर आ रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया कि ईरान ने दरख्वास्त भेजी है कि एक मीटिंग करना चाहता है ईरान दोहा में, यानी दोनों देशों के बीच जो फिर से हवाई हमलों का एक दौर चला उसके बाद से ईरान हैज़ रिक्वेस्टेड अ मीटिंग। ईरान ने गुजारिश की है, अनुरोध किया है कि वो मिलना चाहता है। जिस मीटिंग इन दोहा इज गोइंग टू बी perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. ईरान ने सीधे तौर पर, कतर में जो बातचीत हो रही है, ईरान ने सीधे तौर पर दो टूक जवाब देते हुए ये कह दिया, वहाँ के जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा कि ऐसा कोई भी हमने दरख्वास्त, ऐसा कोई भी अनुरोध हमने नहीं किया है, बल्कि हम इस डेलीगेशन में हम यहाँ पर सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स को भेजेंगे, हमारे बड़े नेता यहाँ पर नहीं जाएंगे। और ये एक्सपर्ट भी भेजे जाएंगे जो हमारे एक्सपर्ट डेलीगेशन है कि जो फ्रोजन है यूरेनियम फंड, यानी ईरान का वो पैसा जो निकालने की इजाज़त अमेरिका नहीं दे रहा था, उस पर आखिरकार अब क्या हो रहा है, इस पर फॉलो अप करने के लिए ईरान अपना डेलीगेशन भेजेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतिहास की कुछ कड़ियाँ भी आपके सामने लाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे पूरी दुनिया के बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि पूरी दुनिया, नहीं सोचिए आप, 6 दिन तक ये जो फ्यूनरल का दफन करने का काम है चलेगा और कम से कम 5-6 शहरों में जाएगा और इराक से लेकर ईरान तक अलग अलग जगहों पर माना जा रहा है कि जो अभी तक का कार्यक्रम है 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। भारत में भी आप जानते हैं इसको लेकर कितना रोष था, क्योंकि वो किसी देश के एक नेता से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर या एक धार्मिक नेता माने जाते हैं, जिसमें दुनिया भर के शिया समुदाय का एक सेक्ट उनमें अपनी आस्था रखता है। तो ये मान सकते हैं कि एक तरह से दुनिया के शिया समुदाय के लिए वो एक पोप का दर्जा रखते हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तब नरेंद्र मोदी ने खामोशी और अब उन्होंने गैर हाजिरी दिखाकर बताकर दिखा दिया है कि किस तरह से भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से अमेरिका के कब्जे में है। अब यहाँ पर प्रवीण साहनी जी का एक ट्वीट है जो ये कह रहे हैं इसमें कि देखिए आ गया जो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी अयातुल्ला अली खामनेई का जो फ्यूनरल है उसको अटेंड नहीं करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और साफ तौर पे ये बताता है कि पूरे तरीके से एक सदी में जो एक बदलाव होता है वो बदलाव हुआ है ईरान पर थोपी गई इस जंग के ज़रिए, और उस लम्हे को भारत मिस कर रहा है। भारत ने पूरे तरीके से तय किया है कि ये एक सदी में जो एक लम्हा आता है उस लम्हे को न सिर्फ कि मिस कर रहा है, बल्कि वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के साथ, यानी पूरा हमारा जो खित्ता है इसको ग्लोबल साउथ माना जाता है। भारत इसको अपना समझता है कि वो उसका नेता है। दुनिया भी मानती है कि हाँ भारत एक ताकतवर देश है, लेकिन ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा न होने का फैसला किया है। और इसके अलावा जो नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, दुनिया की जो नई तरतीब,
उभर रही है, ये सत्ता का जो संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये बदल रहा है, उसमें भारत नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जहाँ उम्मीद, विकास और समृद्धि जहाँ रहती है, उससे भारत ने दूर होने का फैसला किया है। इसके अलावा एक और लाइन उन्होंने कही है अपने ही इस ट्वीट में, मैं बयान भी आपको सुनवाऊंगी उनकी उस पूरे वीडियो का एक हिस्सा, जिसमें कहते हैं कि उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि भारत के, आप जानते हैं कि भारत की प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स में इस साल, कि उससे भी हमें कुछ हासिल होने जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतिहास की जो बात है, और बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 2024 का ये इतिहास है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई थी, और उसके बाद भारत ने क्या किया था, एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। आप हैरान होंगे कि देखिए आप एक साल के भीतर क्या कुछ बदल गया। पहले हमारी विदेश नीति क्या होती थी और अब क्या है। और एक पुराना देश जिससे हमारे सिविलाइजेशनल यानी कि हमारे सभ्यता का रिश्ता है, भारतीय सभ्यता और ईरानियन सभ्यता, इन दोनों को किस तरह से हमने कमज़ोर करके, जो ये हत्यारी ताकतें हैं इनके साथ, साम्राज्यवादी ताकतें, इनके साथ हम खड़े हो रहे हैं। तो भारत ने क्या किया था कि अपने जो उपराष्ट्रपति हैं उनको वहाँ भेजा था, और उसके अलावा अब देखिए आप किया जा रहा है कि अब सीधे तौर पर भेजा जा रहा है सिर्फ एक राज्य के गवर्नर को, और साथ ही जो जूनियर विदेश मंत्री हैं उनको भेजा जा रहा है। और इसके अलावा ये भी बताना चाहती हूँ कि भारत ने बाकायदा राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था, तो उपराष्ट्रपति को भेजा था, राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था, और अब उसको अगर आप कॉन्ट्रास्ट करके देखिए तो क्या हो रहा है, तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि तब राष्ट्रपति थे और उससे कहीं ज़्यादा बड़े नेता हैं ये सुप्रीम लीडर। अब ईरान का क्या अपना एक उनका एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, उस पर किसी और रोज़ बात होगी, उससे आप सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं कि सुप्रीम लीडर क्या होता है, लेकिन उनका एक सत्ता का और एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का अपना एक तरीका है। और जाहिर है एक दूसरा देश होने के नाते हम उनके देश में दखल नहीं देते, एक देश के नेता होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं आलोचना कर सकती हूँ, लेकिन उसी इंतज़ाम में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति से बड़े नेता की और कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई, बल्कि बाकायदा हत्या की गई। उसके बाद भारत ये कर रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है कि भारत ने किस तरह से बिल्कुल अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे, ज़ायनिस्ट ताकतों के आगे किस तरह से ये घुटने टेक दिए हैं। ये बेहद शर्म और अफसोस की बात है। प्रवीण साहनी ये बता रहे हैं, उन्होंने कहा था इस वीडियो में, फैसला आने से पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया, उन्होंने अंग्रेजी में इस वीडियो को पोस्ट किया था। 20 मिनट का वीडियो उनके चैनल पर है, जिसका कुछ एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा ये अंदेशा है कि नरेंद्र मोदी इस फ्यूनरल में नहीं जाएंगे, और क्यों नहीं जाएंगे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रवीण साहनी। My assessment is that Modi will not go, although I'll be very happy if he does. And there are two reasons why I say Modi will not go. The first reason is that he would not like to displease America and Israel by going to Iran. And the second reason is that he likes to stand and be identified with global North leaders as heading India, which is supposedly the leader of global South, which is not true. But I'll explain that in a while. Now, there is a belief in India's External Affairs Ministry that this assumed strategic heft of India being the leader of global South, it gives an advantage to India in global affairs. Now, until the coming of this second Trump administration, this advantage was unnecessary because the Americans in any case had given a role in global affairs to India by making it its military bulwark against China, a role which no longer is there with India. Because the second Trump administration, the present one, now it now calls the US Indo-Pacific Command with its original name, which is US Pacific Command. Indo has been dropped, and Indo-Pacific region is now called as Asia Pacific region. And we know Quad has been downgraded with no combat role for India. और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रियलाइजेशन है, खासकर उन लोगों में भी जो बहुत बड़े आलोचक नहीं है नरेंद्र मोदी के या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति उनके। ब्रह्मा चलानी यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं और सीधे सीधे लिख रहे हैं। जो राष्ट्रपति वाली बात मैंने आपको बताई थी, ईरानियन जो राष्ट्रपति थे जहाँ पर उपराष्ट्रपति को भारत ने भेजा था उनके फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए, उसके बाद वो यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2024 से लेकर अब तक देखिए किस तरह से बदल गया है और भारत जो है
हैं वो लोअर लेवल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है भारत। एक कई दिन जो चलने वाला ये स्टेट फ्यूनरल है अली खामनेई का। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो आक्रमणकारी ताकत है, जो आक्रमण कर रहा है, आक्रांता है यानी अग्रेसर है, उसके साथ खड़ा होगा भारत। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि एक हाई लेवल जो रिप्रेजेंटेशन यानी किसी बड़े नेता को भेजना, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या विदेश मंत्री को या खुद नरेंद्र मोदी जाते, ये अवॉइड कर रहा है भारत, क्योंकि पूरे तरीके से वो तेल अवीव यानी कि इजराइल और साथ साथ अमेरिका को वो नाराज़ नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये भी कहना बिल्कुल ज़रूरी है कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच का फ़र्क ये देखिए कि अभी पाकिस्तान किस तरह से पूरे केंद्र में है। ये पूरी पीस डील चल रही है इस्लामाबाद से लेकर स्विट्ज़रलैंड से लेकर और साथ साथ कतर तक, और अभी फ़िलहाल एक दिन के भीतर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हाँ वो खुद जाएंगे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, ईरान, और वहाँ पर जो अंतिम संस्कार है उसमें वो हिस्सा लेंगे। अब भारत ने ज़रूर एक तरह से तय किया होगा, ज़रूर भारत ने एक वो तराजू को ज़रूर देखा होगा कि अगर इधर जाते हैं तो क्या होगा, उधर जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा सकता है, जिसे अंग्रेज़ी में कोर्स करेक्शन कहते हैं, यानी अपनी गलती का कोई सुधार करने का भारत का कोई इरादा नहीं है। और ये बात सीधे तौर पे पता चल रही है इस फैसले के बाद कि भारत इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर को पहचान भी नहीं रहा है और अभी भी उसी तरीके से अमेरिका और इजराइल के साथ है जैसे इस जंग से पहले था।